सिंघवी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, यानी अपना पक्ष यहां पर शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से जानकारी निजाम ने दी है, चलिए एक बार फिर चर्चा का हम रुख करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनीष पारिक जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एके जैन सर, अब सुनवाई क्योंकि शुरू हो चुकी है, तमाम अहम पहलू जिसको हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आपको क्या आज की सुनवाई से उम्मीद लग रही है? क्या आज माना जाए कि भले वक्त लग जाएगा लेकिन फैसला आज कुछ ना कुछ आ ही जाएगा किसी के भी पक्ष में? मुझे पूरा उम्मीद है कि आज इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहले अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात पूरी करेंगे। इसके बाद जो अन्य लॉयर्स हैं डिफेंडेंट्स के, अर्थात सेक्रेटरी असेंबली के या सीपी जोशी के जो व्यक्तिगत लॉयर हैं, हो सकता है वो भी अपनी बात पूरी करें। और उसके पश्चात जो पिटिशनर्स हैं उनके लॉयर अपना रिजॉइंडर पेश करें कि वो इसके बदले में क्या कहना चाहते हैं। महेश जोशी के लॉयर भी अपनी बात पूरी करेंगे आज, क्योंकि उनको भी पक्षकार बना दिया गया है। और उसके बाद आज नहीं तो कल सुबह कोर्ट इस मामले में निर्णय प्रनाउंस कर देगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस मामले को नहीं खींचा जा सकता है। वैसे भी अब तक का जो सेटल्ड लॉ है, आपको एक केस मणिपुर के स्पीकर बोरा बाबू सिंह का केस याद है, जब एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन पैदा हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कंटेम्प्ट का दोषी माना था, क्योंकि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशंस के मामले में ये मानने से मना कर दिया था कि कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू प्राप्त है। उन्होंने अपने असेंबली सेक्रेटरी ने जब कोर्ट के ऑर्डर की पालना करवाने की कोशिश की तो उसको रिटायर कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट दायर किया था, तो उन्होंने कोर्ट में आने से मना कर दिया था। यूनियन गवर्नमेंट भी बड़ी एक डिलेमा में आ गई थी कि उस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाए, और फिर अल्टीमेटली एक बीच का रास्ता निकाला गया था। अटॉर्नी जनरल केनू वेणुगोपाल, ये सीनियर लॉयर्स के कहने से वो कोर्ट के अंदर आके बैठ गए थे, उन्होंने कोई माफ़ीनामा भी नहीं दिया था। और फिर अल्टीमेटली ये मानते हुए कि दोनों इंस्टीट्यूशन अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं, इस मामले को वहीं ख़त्म कर दिया गया था। सीपी जोशी ने जो भी किया है, सीपी जोशी के अगेंस्ट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। सीपी जोशी ने स्वेच्छा से एक न्यायपालिका का सम्मान रखते हुए ये कहा है कि मैं मंगलवार को शाम 5 बजे तक ऑर्डर पास नहीं करूंगा। पहले भी उन्होंने कह दिया था कि ये उसमें, परंतु यदि मामले को डिले किया जाता, जैसे कि आज एप्लीकेशंस लगी, ये बात अलग है, कोर्ट ने उनको अभी एंटरटेन नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में सीपी जोशी फिर पाबंद नहीं है। फिर यहाँ भी एक कन्फ्रंटेशन की पोजीशन पैदा हो सकती है, जैसे मणिपुर के मामले में पैदा हुई, जैसे यूपी के मामले में पैदा हुई है। क्योंकि अभी तक का जो लॉ है, क्योंकि इसमें एक सेक्शन 7 था 10th शेड्यूल में, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी कोर्ट को स्पीकर के आदेश को रिव्यू करने की पावर नहीं है। उसको रवि नायक के केस में, कोयलो के केस में, दोनों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वाइस डिक्लेयर कर दिया था, और ये कहा था कि जो ऑर्डर पास होता है, अंतिम ऑर्डर जो पास करेगा स्पीकर, उसका जुडिशियल रिव्यू एक लिमिटेड पर्पज से, एक निश्चित के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अधीन कर सकती हैं। तो उसी के तहत अब स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक निश्चित एक लिमिटेड सीमा तक देख सकती है। परंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि नोटिस को बिना जवाब दिए हुए, नोटिस बिना कोई अंतिम आदेश पारित किए हुए, मात्र नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हो या हाई कोर्ट ने रोका हो। वैसे भी सामान्यतः ये प्रक्रिया होती है, हजारों केसेज में रोज होता है कि जब नोटिस को चैलेंज किया जाता है तो हाई कोर्ट को, यानी और भी मामलों में, तो कोर्ट ये कहती है कि पहले आप नोटिस का जवाब दें और नोटिस पे जो भी आदेश होगा फिर उसको आप यहाँ आकर चुनौती दें, जब तक कि नोटिस लॉ के विपरीत नहीं दिया गया हो, अथवा नोटिस जिस आदमी ने दिया हो उसको नोटिस जारी करने की शक्तियाँ ही प्राप्त नहीं हो, या नोटिस अत्यंत दुर्भावना से दिया गया हो। ये बातें साबित करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से कोर्ट कर रही है, और कोर्ट मेरे विचार से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मामला है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट अगर आउट ऑफ वे सुनवाई कर भी रही है तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, और करना भी चाहिए उनको कि जब कोई, क्योंकि ये न्यायपालिका का जो गठन हुआ है वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट ही हुआ है, रूटीन में कोर्ट ऑफ अपील की तरह सुनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर सुनवाई करने के लिए हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि सुनवाई की जा रही है, और क्योंकि इसमें ये डाल दिया गया है कि क्योंकि स्पीकर की जो पावर है, इसमें एक मुख्य चुनौती का एक आधार ये भी लिया गया है कि इस विधानसभा के बाहर के रोल्स को पर स्पीकर का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए सेक्शन 21A जो 10th शेड्यूल का है वो अपने आप में अल्ट्रा वायरस है।
ये एक नई बात डाल दी गई है। हालांकि बिल्कुल है। और जब हम रूबरू करा देते हैं कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेश चौधरी जी हैं, कांग्रेस नेता है सुरेश चौधरी जी। मनीष पारिक जी बीजेपी से हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ धर्मवीर ठोलिया जी हैं, पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। ध्रुव जी, सवाल आपसे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन, जो तस्वीर सामने आ रही, जो जानकारी हमें मिल रही है, ऐसे भी पहले होता होगा कि अब पूरन चंद जी धरने पर बैठ रहे हैं, एंट्री वहां पर दी नहीं जा रही है, ई पास, उसके बावजूद इतना ज्यादा शोर कि सुनवाई को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया। ये ऐसा पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बार इस तरीके का को देखने को मिला है कि बाहर के शोर की वजह से अंदर की हियरिंग्स में फ़र्क पड़ता है। तो इस चक्कर में सुनवाई थोड़ी देर के लिए रोकी जाती है, वरना बाहर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि एडवोकेट्स एंड लिटिगेंट्स को बाहर से हटाया जाए। अब इस कारण जो आज बाहर इनको रोका गया है, वो जबकि ये एप्लीकेंट्स हैं, इंटरवीनर्स हैं प्रेजेंट केस में, वो उसके कारण दो हैं। सबसे पहली बात कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो है ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, जो कि ये बोलता है कि किसी केस में ज़रूरी पार्टी कौन है। कोई एप्लीकेशन इंटरवेंशन की अगर फाइल होती है तो कोर्ट उसको अलाउ करने से पहले ये देखता है कि क्या ये पर्सन मेरे सामने केस का निर्णय लेने के लिए क्या ये प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी है या नहीं। इस केस में पहली बात तो ये है कि कोर्ट ने सबसे पहले एप्लीकेशन के ऊपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखा है कि ये NGO क्या ये अपने आप में प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी है या नहीं। एंड जहाँ तक समझ में आता है, कोर्ट को इस समय NGO को सुनने का या ऑर्गेनाइजेशन को सुनने का समय सही नहीं लगता। कोर्ट के हिसाब से शायद ये प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टी नहीं है। दूसरी बात, अगर 17/7 का जो आखिरी ऑर्डर देखा जाए, आखिरी ऑर्डर में आखिरी पैरा में जो लिखा हुआ है कि द मैटर इज पार्ट हर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे हैं, जिस स्टेज पे इस समय इंटरवेंशन अलाउ करना सही नहीं लगता कोर्ट को। ऑल्दो इस पे अभी तक कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए हैं, पर जो कोर्ट से इंडिकेशन आया है कि कोर्ट ने आज एडवोकेट्स को मना कर दिया अंदर आने से और एप्लीकेशन के बिना ही सुनवाई चालू कर दी मेन पिटीशन पे, इससे काफ़ी हद तक समझ में आता है कि इसको एप्लीकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस से नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल। धर्मवीर जी, अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, सुनवाई होती है, याचिका, ठीक है, ये तो कोर्ट का भी मैटर है, कोर्ट के बाहर भी जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है इस मामले को लेकर, सुनवाई को लेकर? क्या तय है कि मामला हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जिसके पक्ष में फैसला नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट SLP में जरूर जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो एप्लीकेशन पार्टी बनने की लगी है ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत, ये इस पर जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन अहम खबर, अधिवक्ता हरीश साल्वे आज अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सुनवाई में प्रदेश में सियासी घमासान पर, क्योंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कुछ मिनटों के लिए सुनवाई को रोका गया, लेकिन जानकारी ये मिली अधिवक्ता हरीश साल्वे अभी तक नहीं जुड़े हैं। लंदन से शुक्रवार को भी वो जुड़े थे, काफी देर तक उन्होंने अपनी बात रखी थी, 2 घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने लिया था, बीच में 45 मिनट का ब्रेक भी उन्होंने लिया था। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 10 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अब तक नहीं जुड़े हैं इस सुनवाई में। धर्मवीर जी, हाँ, अपनी बात करिए। पार्टी बनने का ये देखना पड़ेगा माननीय न्यायालय को सबसे पहले कि लोकस स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से एग्रीव्ड हैं, इनको पार्टी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ये माननीय न्यायालय सारे जो एप्लीकेशन में फैक्ट्स लिखे हैं उनको देखने के बाद ही ये डिसाइड करेगा नेसेसरी पार्टी हैं या नहीं है। रही न्यायालय की बात, न्यायालय के अंदर सुनवाई कुछ समय के लिए रुक गई। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एडवोकेट्स में भी आपस में हॉट डिस्कशन हो जाता है। तो न्यायालय में शांति बनाए रखने के लिए फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए कोर्ट डाइस भी बैठा रहता है, लेकिन सुनवाई नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है ऐसा नहीं हो सकता जुडिशरी के अंदर किसी बाधा के कारण या किसी कारण से सुनवाई को रोक दी जाएगी या टल जाएगी, ये संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरह से एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी, क्या कुछ हो सकता है सुनवाई में, क्या फैसले हो सकते हैं, अभी इंतजार भी करना होगा। और हर पल जिस तरह से भी घटनाक्रम बदल रहा है, जो भी अपनी बात रखेगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ सुरेश चौधरी जी भी हैं, मनीष पारिक जी भी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं। मनीष जी, अभी हमने जो बातें सुनी वो ठीक है, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, या फिर जुडिशरी जो कहती है, जो कानून है उस नियम के, लेकिन बीइंग अ बीजेपी नेता बीजेपी से होते हुए आपको क्या लगता है कि क्या आप
इस दोनों पक्ष में, क्योंकि आप एक तरफ से भूमिका निभाते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम बस दूर से बैठ के देख रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन साफ बीजेपी का स्टैंड इसमें नजर आता है, बीजेपी की प्रेजेंस इसमें नजर आती है। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि किसके पक्ष में जा सकता है ये फैसला? निश्चित तौर पर यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है श्वेता, कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको जो कानून के बारे में राय लेने का अधिकार है, या उनको कोई भी डिस्क्रिप्शन पावर है, या उनका विवेक अधिकार किसी विषय पर लंबित पड़ा है, तो वो सदन के बाहर के मुद्दों पर है क्या? अगर कोई आदमी होटल में बैठे हैं वो, या वो कोई बैठक में रिसोर्ट में होने वाली है, वहां पर कोई नहीं आए हैं, तो उनके बारे में भी क्या व्हिप का पालन किया जाना चाहिए? ये एक कानूनी प्रश्न है। लेकिन मैं यहाँ पर एक हम्बल सबमिशन मेरी है कि ये जो सरकार है वो कानून तोड़ने वालों की सरकार हो गई है। पहले मास्क लगाना चाहिए, जुर्माना लगता है, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। एक जगह पर 100 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं होटल में, ये होके बैठे हैं, इटालियन डिश बना रहे हैं, खा रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। इनको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ये अपनी जनता से तो डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, लेकिन होटल में सब जुड़ जुड़ के बैठे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। 154 आर्टिकल के हिसाब से राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो स्थिर सरकार को जांचे और स्थिर सरकार को ही चलने दे, शपथ दिलाए। और ये मैंने पहले भी कहा, जो मुख्यमंत्री है उनका ये पायस ड्यूटी है कि वो राज्यपाल को अवगत कराएं कि उनके पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत है और स्थिर सरकार ही सरकार चलेगी कानून में, अदरवाइज असंवैधानिक है सरकार जिसके पास बहुमत नहीं है। तो अभी आप देखेंगे अभी के हालातों में इनके पास 100 लोग जीते हुए थे, उसमें से 20-25 लोग चले गए हैं जिनके पास नहीं है, ये दिखा नहीं पा रहे हैं, गिना नहीं पा रहे हैं, तो इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और जब पूर्ण बहुमत नहीं है तो स्थिर सरकार आप देख ही रहे हैं, होटल में चल रही है, सूप पी रहे हैं, इटालियन डिश बना रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट हो रही है? तो इसीलिए इसका उल्लेख किया जाता है कि स्थिर सरकार रहेगी तो ढंग के फैसले होंगे, लोगों की इज्जत। वो कह रहे हैं उनके पास नंबर्स है, स्थिर सरकार, वो तो बात की बात आएगी कि आखिर फैसला इस याचिका को लेकर क्या लगता है, लेकिन उम्मीद आपको इस फैसले से, सुनवाई से, इस याचिका से क्या लगती है, किसके फेवर में जाएगा? अयोग्य घोषित होते हैं ये, या फिर आपको लगता है कि याचिका के फेवर में ही फैसला है? मुझे लगता है जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति के अधिकार है, कानून में सब बातें अधिकार से जुड़ी हुई है। और एक विधायक जो जीत कर आया है, अगर आप ये केवल डिफेक्शन एक्ट को विचार करते हैं कि वो दल बदलुओं को रोकने के लिए है, तो वो ये सीन क्रिएट करने की कोशिश अशोक गहलोत जी कर रहे हैं कि ये सब लोग उधर चले गए हैं पाला बदल के। तो निश्चित तौर पर ये बात तो सहमत है कि उनके लोग इंटैक्ट नहीं हैं, अब वो इकट्ठा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उधर चले गए हैं तो वो उनका ये कहना ही पड़ेगा कि ये तो प्रलोभन के बदले में गए हैं ताकि डिफेक्शन एक्ट लागू हो, वो और जो संख्या बल है उसके आधार पर वो अपने विधायकों की आवाज को दबा सके, ये भी वो काम करने जा रहे हैं। सुरेश जी, अभी आपने बात सुनी मनीष पारिक जी की। अब ये जो तस्वीरें बाड़ेबंदी के सामने आ रही है उसका उल्लेख बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे मनीष जी ने कि क्या वहाँ पर विधायक कर रहे हैं, जनता से दूरी बना ली है। चलिए ठीक है, एक तरफ तो कोविड है, उसकी गाइडलाइन का भी जिक्र उन्होंने किया कि वहाँ पालना नहीं हो रही, लेकिन इन सबसे इस याचिका को लेकर उम्मीद कर रहे हैं आपके आप लोग के पक्ष में आएगा फैसला, यानी कि गहलोत कैंप के पक्ष में? देखो, पहले तो मैं मनीष जी की बात यही काटता हूँ कि ये कह रहे हैं बहुमत नहीं है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, हमारे 124 वोट आए थे और 19 बार हैं, तो बहुमत है कि नहीं है वो सामने दिख रहा है, एक बात। और पहले ये कहा करते थे बाड़ाबंदी, और फिर जैसे राज्यसभा के वोट डालने के 4 दिन पहले ये खुद ही बाड़ाबंदी में चले गए। दूसरी बात का जवाब। तीसरी बात की विधायक हमारे वहाँ पूरी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, पूरे कानून कायदे की पालना कर रहे हैं। और लेकिन तस्वीरें नहीं कहती ना सुरेश जी, तस्वीर जो देख रहे हैं क्योंकि कोई वहां मौजूद नहीं है, जो तस्वीरें आती है उससे देखकर ही लोग अपना माइंडसेट कर रहे हैं। तस्वीरों पे मत जाओ, तस्वीरों पे जाओ, वैसे दूर दूर है वो, तस्वीरों पे जाओगे तब तो जो ये ऑडियो आ रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति वाइस सैंपल दे नहीं रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए थैले लेके बीजेपी तैयार खड़ी है, उनके वेलकम के लिए बुके लेके बना के तैयार खड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनी हुई सरकारों को गिराने का एक तरह का केंद्र सरकार भाजपा ने टेंडर ले रखा है और हर चुनी हुई सरकार पे संकट पैदा करने का काम कर रखा है। भारत और राजस्थान की जनता खूब अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को 8 करोड़ जनता को जवाब देना होगा। चुनी हुई सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र है इसका भंडाफोड़ जल्दी हो जाए।
चलिए, और इस बीच बड़ी खबर है, सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस जारी रखी है, क्योंकि शुक्रवार को भी वही अपनी बात रख रहे थे, बहस कर रहे थे, और उस वक्त फिर इसे सोमवार तक के लिए टाला गया था। और अलग अलग मामले, कर्नाटक विवाद मामले में भी इस जो केस था उसका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। जैन साहब, अब सुनवाई हमने शुक्रवार को भी देखा था, कुछ और मामले हैं, राणा केस है, यूपी का केस है, या उस पर रेफरेंस, आज भी कर्नाटक को लेकर रेफरेंस दिया जा रहा है। जी ध्रुव जी, इजाजत दें जरा उस पर बताने के लिए। जिस केस का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है या येदियुरप्पा गवर्नमेंट का कर्नाटका में, ये केस फैक्चुअली बहुत अलग है आज जो सिचुएशन है सरकार की उससे, क्योंकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था कुमारस्वामी गवर्नमेंट के लिए। जब कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की बात आई थी तो काफ़ी सारे रिबेल एमएलएज वहाँ से ने रेजिग्नेशन अपने दे दिए थे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते अपने प्रेजेंस बनाने के लिए लेजिस्लेचर में और वोट करने के लिए। इस केस में काफ़ी अलग फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये खुद की मानी हुई बात है कि इस केस में किसी ने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बार बार जो येदियुरप्पा सरकार का जो उदाहरण है वो फैक्चुअली आज के केस में, आज की सिचुएशन में नहीं लगता, क्योंकि अभी तक किसी ने रेजिग्नेशन एज एन एमएलए नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का उस केस में जो उदाहरण है वो पूरा फुल फ्लेज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल इस केस में नहीं है। बिल्कुल। और जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दल बदल कानून यहाँ पर वैधता को स्वीकार किया है, ये बात एज इट इज अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है वहाँ पर। अब इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है वो अपनी जगह सही है, परंतु स्पीकर की पावर विधानसभा के बाहर के कृत्यों के मामले में क्या है, ये किसी भी जजमेंट में फाइनली डिसाइड अब तक नहीं हुआ। स्पेसिफिकली ये पॉइंट अभी तय नहीं हुआ है कि क्या स्पीकर विधानसभा के बाहर के कृत्यों को भी डिसाइड कर सकता है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को इनकर करते हैं या नहीं करते हैं। एक जो जजमेंट है राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसके लिए कहा जाता है, उसमें कुछ इशूज ऐसे थे कि जिसमें विधानसभा के बाहर कही गई बातों को डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड माना गया था। वहाँ पर बसपा के विधायक ने ये कहा था कि ये सरकार की बसपा का विभाजन हो गया है, हमने बसपा छोड़ दी है और बसपा के मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो चुकी है। परंतु अब जो उसमें हरीश साल्वे ने उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है, वो ये कहा है कि उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य एमएलए गवर्नर के पास गए थे और गवर्नर के पास जाकर उन्होंने ये कहा था कि मायावती सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। इसके आधार पर यह माना गया था कि इन लोगों ने वॉलंटरीली अपनी सदस्यता छोड़ दी है। उन्होंने यहाँ ये डिस्टिंग्विश करने का प्रयास किया है कि राजस्थान के जो रिबेल एमएलए हैं वो कहीं किसी स्पीकर के पास नहीं गए हैं, सिर्फ बारिंग फ्यू ट्वीट्स, उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये माना जाए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ये उनका तर्क है। इस तर्क को अब सरकार की या हाईकोर्ट कितना मानती है कितना नहीं मानती है बात। कर्नाटक का जो मामला हुआ है, श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वाला जो मामला है, अभी लेटेस्ट जो जजमेंट थे उसमें भी ये हुआ था। उसमें भी 3 विधायकों के खिलाफ शुरू में डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन कांग्रेस की तरफ से मूव की गई थी और उसमें ये आधार लिया गया था कि ये पार्टी की मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं नोटिस देने के बाद भी, और विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं। और स्पीकर ने इस बात पर उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किए थे। बाद में बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे। स्पीकर ने उन इस्तीफों को रोक कर और डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई पहले आरंभ कर दी थी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी स्पीकर की कार्रवाई को या नोटिस को नहीं रोका था और यहाँ स्पीकर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन का आदेश जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट किया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन पूरे टर्म के लिए नहीं है, परंतु जब तक उन्होंने इस्तीफा दिया तब तक ही है और उसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये मामला इतना ज़्यादा ग्रे तो नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें क्लियर है। परंतु पहली बार, क्योंकि हर मामले में कुछ न कुछ विधानसभा के फरमाइशेज में हुआ था, ये पहली बार ऐसा मामला है जब विधानसभा के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। और जितने भी मामले थे उसमें विधानसभा के अंदर भी हुआ था और बाहर भी हुआ। तो वो प्लस पॉइंट था दूसरे मामलों में कि उसमें विधानसभा भी था, यानी कि विधानसभा में भी वो विधायक नहीं पहुंचे, इसलिए एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में तो विधानसभा का कहीं रोल ही नहीं है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं विधानसभा में। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये
याचिका जो लगाई गई है उसमें इनको फेवर मिल सकता है, क्योंकि देखिए, संविधान में भी यही कहा, हाउस की बात कही इसमें गई। भी एक दूसरी बात है जी। स्पीकर की जो पावर्स हैं वो विधानसभा के अंदर की विधानसभा की कार्रवाइयों में तो एब्सोल्यूट है, परंतु मान लीजिए विधानसभा के बाहर सदन की अवमानना की गई है, विधानसभा के बाहर स्पीकर या सदन के लिए कुछ ऐसी बातें कही गई है जो मान्य नहीं है, तो पुराना रिकॉर्ड है कि उसमें प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई स्पीकर चालू करते हैं। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये टोटली बाहर है, कि विधानसभा के बाहर तो स्पीकर कुछ कर ही नहीं सकते। एनीथिंग रिलेटेड टू विधानसभा, अब किस लेवल तक स्पीकर उसमें कार्रवाई कर सकते हैं ये अभी डिसाइड होना बाकी है, क्योंकि पहले के मामले में अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था वो विधानसभा के अंदर तो नहीं किया था, वो गवर्नर से मिले थे जाके और बाहर जाकर कहा था। कर्नाटक में भी कुछ पार्ट विधानसभा में हुआ था, कुछ पार्ट बाहर हुआ था, और सेक्शन 2A है वहाँ वो इस मामले में साइलेंट है, वो ये नहीं कहता कि भाई ये इनका कंडक्ट जिससे ये लगे कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है वो विधानसभा के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस है उनमें तय करने के बाद ये कोर्ट तय करेगी कि भाई पुराने, क्योंकि अब तक कोई भी जजमेंट नहीं है जहाँ स्पीकर के नोटिस को रोका गया। फिर उसके बाद ये भी बात आएगी कि स्पीकर के नोटिस को क्यों रोका जाए। स्पीकर अगर कोई अंतिम आदेश पारित करेंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मायावती वर्सेज मार्केंड का जो फेमस केस है जहाँ केसरीनाथ त्रिपाठी ने ये माना था कि जो ये हमारा डिवीजन है ये लंबे समय तक चला और उन्होंने 1/3 से पहले ही उसको ये डिवीजन मान लिया था, जबकि उनको डिस्क्वालिफिकेशन किया था, उस ऑर्डर को सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस ऑर्डर को बदला भी है, पर वो अंतिम आदेश था। अंतरिम आदेश पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। बिल्कुल। धर्मी टोलिया जी, अभी क्योंकि जिस तरह से एग्जाम्पल भी दिए ए.के. जैन साहब ने कि पहले के मामले से ये मामला कैसे डिफर है, क्योंकि इसमें हाउस का जिक्र भी नहीं हो रहा है और बार बार यही कहा हवाला दिया जा रहा है कि हाउस की बात होती है, संविधान में जो लिखा है तब ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कितना संभावना मानी जाए, क्योंकि सवाल स्पीकर की मंशा पर उठाए इन लोगों ने, सवाल ये भी उठाया कि पक्षपात किया जा रहा है, ये जानबूझ किस तरह से नोटिस दिया गया अयोग्यता का जो कि यहाँ बनता नहीं है। देखिए श्वेता जी, मेरा ये कहना है जी कि व्हिप जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और शेड्यूल 10 क्या कहता है, ये कहता है कि व्हिप विधानसभा के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग होती है, जैसे राज्यसभा का वोट डालना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है, या कोई भी व्हिप जारी किया जाता है उसके कॉन्ट्रेरी अगर कोई काम किया जाता है किसी भी लेजिस्लेटर के द्वारा या किसी भी एमएलए के द्वारा, तो व्हिप के अगेंस्ट होगा वो। लेकिन यहाँ बात ये है कि कोई मीटिंग हो रही है, चाहे होटल में हो, मैं कहता हूँ कि साहब इतने बजे अगर व्हिप जारी कर दिया गया, सारे लेजिस्लेटर 4 बजे उठेंगे सुबह साहब, और अगर मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठते तो क्या ये व्हिप लागू होगा? क्या ये प्रोसीडिंग विधानसभा की प्रोसीडिंग का भाग है? नहीं है सर। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन की जहाँ बात आ रही है, आर्टिकल 102 और 191 ये कहता है कि कहाँ डिस्क्वालीफाई लेजिस्लेटर होंगे और कहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि कोर्ट्स हैव नो जुरिसडिक्शन ओवर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर। ये बात एकदम क्या सही है और ये क्या उनका प्लस पॉइंट हो सकता है? देखिए, इसका जो बेसिस है इस आर्ग्यूमेंट का, सबसे पहले शेड्यूल 10 में पैरा 6 जो बार बार एम्फेसिस आता है कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल है, तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। और जहां तक कि बार ऑफ एनी कोर्ट सो फार एज जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ दैट डिसीजन इज कंसर्न, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि एक पहले शेड्यूल 7 एक पैरा 7 इंट्रोड्यूस किया था शेड्यूल 10 में। वो पैरा 7 ये बोलता था कि कोई भी निर्णय अगर आज स्पीकर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का लेके, इस डिसीजन के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको स्क्रूटनी करने के लिए। ये काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट के बाद ये पैरा 7 जो है ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, ये बोल के कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर जो आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 226 है उसकी जुरिसडिक्शन नहीं लेके जाता। कोर्ट इसमें स्क्रूटनी कर सकता है ये देखने के लिए कि क्या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सेटिस्फाई हुए हैं, क्या प्रोसीजरल रूल्स फॉलो किए गए हैं, या फिर डिसीजन लिया है इम्प्रॉपरली, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। तो ये स्क्रूटनी कोर्ट्स बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड जो पॉसिबली लिया गया है वो है आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का,
212 जो संविधान का प्रोविजन है वो ये बोलता है कि कोई भी एक्ट या कोई भी प्रोसीडिंग्स में लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये कोर्ट अपनी स्क्रूटिनी में नहीं ला सकता, कोर्ट इसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता। ये जो प्रोविजन है इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पहले भी आ चुका है कि इवन ये शिवसेना के केस में भी यही हुआ था कि कोर्ट ने ये बात बोला था कि स्ट्रिक्टली देखा जाए तो इस डिसीजन में भी the court is not sitting in appeal over the decision, but it is only sitting in appeal over the procedure that has been resorted to. और इसमें ना स्पीकर को आप अपने सामने जुरिडिक्शन में लेके आ रहे हो, ना ही उसके ऊपर डिसीजन दे रहे हो, बट आप एक प्रोसीजर देख रहे हो। तो इस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों डिसीजन को देख सकते हैं प्रोसीजर एंगल से। लेकिन अगर इसमें स्पीकर का रोल अहम है और इसमें अगर हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोर्ट, जिस तरह से कहा जा रहा है, तो फिर ऐसे में तो सिर्फ इस प्रोसीजर को ही देखेगा कोर्ट, फैसला फिर स्पीकर पर ही है कि जो आगे लेना है उनको। जी बिल्कुल, इसमें जैसे कि पहले के केसेस में कर्नाटका का केस जो था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में भी यही बात बोली गई थी कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल ही रहेगा। फाइनल डिसीजन सिर्फ उस ग्राउंड पे चैलेंज होगा कि आपने प्रोसीजरल इरेगुलरिटी करी है या नहीं करी है। उसका कारण यही है कि जब कुछ चीज़ एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, शेड्यूल 10 में अगर पैरा 6 में कुछ चीज़ मेंशन स्पेसिफिकली की गई है कि फाइनलिटी हैज़ टू बी अटेन्ड, जुडिशरी अपने एक्सरसाइज ऑफ पावर में इट कैन नॉट री राइट द लेजिस्लेशन बट इट कैन ओनली इंटरप्रेट द लेजिस्लेशन। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये दिया है कि ये देखा जाए कि क्या नोटिस पीरियड सही सर्व किया गया है, क्या उनको अपना मौका दिया है दूसरी पार्टी को अपना केस सामने रखने के लिए। तो टू दैट एक्सटेंड द डिसीजन ऑफ द स्पीकर कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। ठीक है मनीष जी, अभी आपने कहा कि ठीक है, बहुत सारे अपनी तस्वीरें भी बयां की कि क्या हो रहा है फेयरमाउंट में, विधायक क्या कर रहे हैं, जनता से जुड़ाव नहीं, लेकिन अभी जो फोकस सबका है वो इस याचिका पर है, फैसला क्या आता है। इससे फर्क तो बीजेपी को पड़ेगा। अगर सदस्यता रद्द करने या अयोग्य घोषित करने वाली बात सामने आ जाती है, फर्क तो पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, नंबर्स आपके पास भी नहीं। सही बात है। तो इस बारे में बीजेपी को भी यही ध्यान है और यही हम चाहते हैं कि जो कानून के तहत काम हो, बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो जो लॉ है उसका फॉलोएंस पूरी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है श्वेता कि जो विप का इस्तेमाल पर्सनल अपने लोगों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात तो वहाँ पर चर्चा में आनी ही चाहिए थी, जो आई भी है। तो ये जो इस्तेमाल है विप का, वो कब कब किया जा सकता है। जैसा अभी इन्होंने भी कहा, धर्मवीर जी ने भी, कि अब कोई जल्दी उठ जाए, सब 6 बजे उठेंगे कल विधायक। अब चूंकि सब विधायक इकट्ठे हैं तो इसलिए उसका व्हिप का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो क्या वो कानूनी बात है? ऐसे ही सबको इस रिसोर्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या, तो आप करने क्या वाले थे वहाँ? आप वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो कि आपको लीगलाइज करता है, जो कि आपको विधानसभा की कार्रवाई का अंग बनाता है, जो कि आपको स्पीकर के नाते से अपना अधिकार इस्तेमाल करने के लिए ताकत देता है? ऐसा क्या होने जा रहा था वहाँ, ये भी उनको बताना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक जनता को, कि एक तरफ तो ये अशोक गहलोत गुट के लोग इकट्ठे हैं और एक तरफ सचिन पायलट गुट के लोग इकट्ठे हैं। अब इसमें विधानसभा को क्या करना है? नथिंग इज टू बी डन विद द विधानसभा। तो जब कुछ है ही नहीं विधानसभा योग्य करने के, आप अपना बहुमत जब जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो उस दिन साबित करना। उस दिन विधानसभा की बात आएगी जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा। अब ये इकट्ठे करने के लिए बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एसओजी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के ही मुख्य सचेतक ने मुकदमा दर्ज कराया है और एक सीएम के ओएसडी ने एक ऑडियो टेप पेश किया है। तो अब ये मत समझिए कि ये पुलिस का फेयर काम हो रहा है, फेयर माउंट में जैसे अनफेयर काम हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, बड़ी बात यह है कि जो ये देने वाले हैं वो बताएं पहले कि वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया ये टेप। तो जिस इलीगल एस्पेक्ट पर काम हो रहा है उसको मनीष, ये सेकेंडरी भी तो हो सकता है सैंपल, क्योंकि वो भी कॉन्फिडेंट है कि उनकी आवाज है नहीं। सैंपल टेस्ट दे दे और साफ प्रूफ हो जाएगा कि उनकी आवाज है नहीं, और इसके बाद इस पहलू पर चर्चा की जाए कि और जांच की जाए कि आया कहां से। अब तो जो आया है उसमें है या नहीं कोई, ये अगर चेक किया जा रहा है तो उस पर ही सपोर्ट कर लीजिए, अगर गलत नहीं है तो उसमें उनका। जी मैंने यही कहा, बल्कि इससे तो उनके लिए यही होगा कि अगर वो सैंपल देने में आनाकानी कर रहे हैं तो जरूर कोई गड़बड़ होगी, ये भी आप समझ सकते हैं। ये भी आरोप मैं तो कह रहा हूँ ये बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है श्वेता, एक बात ये कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सीएम साहब के अंडर में काम करती है और सीएम साहब के ही ओएसडी ने वो टेप प्रस्तुत किया है। 2 तीसरी बात, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब कहां से आया। जनता देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। तो वो जब प्रश्न नहीं आ जाता उत्तर उसका, जब तक इसका उत्तर देना लाजमी नहीं है
क्योंकि उनको ये बताना चाहिए कि ये रिकॉर्ड किस आधार पे हुए हैं। केंद्र सरकार इस बारे में जांच कर रही है, वो इस बारे में पूछ रहे हैं कि आपने ये रिकॉर्ड कहाँ से लिए, कहाँ से किए। तो जो जिस आदमी के पास में आए हैं उसने एक इलीगल एक्ट करके इसको एक्वायर किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी कोई रिपोर्ट खुद ही इलीगल हो उस पर लीगल कार्रवाई संभव नहीं है। इस बात पर पहले बहस होनी चाहिए और इसी में शायद मुझे लग रहा है डिले हो रहा है। ठीक है, चलिए बहस तो हर मुद्दे पे की जा सकती है, लेकिन जांच किस पर पहले हो और जांच जिस दायरे में जिस एंगल में जा रही है क्या वो सही है? जैन साहब, एसओजी को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, कानून की बात की जाती है, एसओजी सत्ता में सरकार का तोता है, कई तरह की बातें एसओजी को लेकर है। जैन साहब, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पहले ये जांच कर ली जाए कि ये आया कहां से, फोन टैप किया नहीं जा सकते, उसके भी अपने नियम है कि किस स्थिति में और कौन किसे पावर है कि ऐसी सिचुएशन बने तब आप टैपिंग कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते, या फिर फोन की रिकॉर्डिंग की गई जिन दोनों के बीच में बात हो रही है तो संभव है ये। इस पूरे मामले में एसओजी का जो रोल है उसे कैसे देखते हैं आप? पहले तो ये जानना चाहिए। देखिए, एसओजी के रोल पर जाने से पहले पहली बात तो मेरा ये मानना है, कानून भी इस मामले में स्पष्ट है कि मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से कोई एविडेंस अपराध के विषय में कलेक्ट कर ली है तो ये अपने आप में तो एक अपराध हो सकता है, परंतु इससे जिस आदमी ने अपराध किया है, जिसके विषय में एविडेंस कलेक्ट की गई है, उसका अपराध कम नहीं हो जाता है। जहाँ तक एसओजी के प्रश्न की बात है, ये एसओजी ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं और तीनों मुकदमे, एक तो उन्होंने स्वयं दर्ज किया है, 2 मामले मुख्य सचेतक द्वारा दर्ज कराए गए हैं। इसमें जो धारा लगाई गई है वो लगाई गई है धारा 124 है, अर्थात देशद्रोह की धारा को लगाया गया है। अगर लेन देन की जा रही है विधायकों से या सांसदों से, किसी से भी लेन देन की जा रही है जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है या खरीदा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मामला देशद्रोह की श्रेणी में कैसे आएगा, ये किसी भी कानूनविद की समझ से बाहर की बात है। यहाँ स्पष्ट रूप से लगता है कि चूंकि सरकार ये चाहती थी कि मामला एसओजी में दर्ज हो, इसलिए धारा 124A लगाई है, वरना अधिक से अधिक मामला ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला बनता है, जहां पर ये मामला दर्ज किया जाना चाहिए था और वहीं इसकी जांच की जानी चाहिए थी। तो इसलिए इस मामले में तो कोई दोहरा ही नहीं है कि जिस तरह के सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है, उसी तरीके से एसओजी राज्य सरकार का तोता हो गया और 124A का दुरुपयोग इस मामले में किया जा रहा है। किसी भी दृष्टि से जो केदारनाथ सिंह का जजमेंट है, लोकमान्य तिलक का जजमेंट है, जो अंग्रेजों के ज़माने में दिया गया था, जब धारा 124A लाई इसलिए गई थी कि फ्रीडम मूवमेंट को कुचला जाए, उस समय के जजमेंट्स के से लेकर केदारनाथ सिंह से लेकर आज तक के जजमेंट्स में सिर्फ ये आया कि 124A का अपराध जो अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 19 का अपवाद 2 है, उसके अर्थात देश की सुरक्षा, अखंडता या विदेशी राज्यों से खतरे को मामलों को लेकर या आर्म्ड रिवॉल्यूशन कोई किया जाता तभी लागू हो सकता है। जहां एक मुख्यमंत्री या मंत्रियों को या मंत्रिमंडल को बदलने के लिए पैसे का लेन देन हो रहा है, वहां कम से कम देशद्रोह की धारा लगाना अपने आप में खुला दुरुपयोग है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। परंतु दूसरी बात भी सही है, क्योंकि इस मामले को चाहिए कि सारे के सारे मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ट्रांसफर हो और वो अपने नियमों के अनुसार और उसकी जांच करें। परंतु क्यों एसओजी से जांच करवाना चाहती है राजस्थान पुलिस? ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान की सरकार के पास कानूनविदों की कमी है या उनको नहीं पता हो कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि यही कांग्रेस सरकार है जो आज़ादी से पहले बार बार ये कहा जाता था कि आज़ादी के तुरंत बाद धारा 124A को भारतीय दंड संहिता से हटा दिया जाएगा। वो नहीं हटाया गया, वो एक अलग बात है। 124A का दुरुपयोग सभी सरकारों ने करती है, छोटे मोटे आंदोलनों पर भी 124A लगा दिया जाता है, वो एक बड़ा अलग इशू है। परंतु प्रथम दृष्टया सीधी सी बात है कि देशद्रोह का मामला दर्ज करना अपने आप में गलत है। ये भ्रष्टाचार का मामला है, अगर इसके मामले में कोई भी मामला दर्ज हो तो भ्रष्टाचार। तीसरी चीज, जब कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो हवा में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट में ये बताना चाहिए था कि ये सूचना, जिसको वो आपराधिक सूचना बता रहे हैं, जो एक अपराध को डिस्क्लोज कर रही है, जो 124A के इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्लोज करना बता रहे हैं, वो उनको कहाँ से प्राप्त हुई
और वो क्यों इसको सही मानते हैं। ये अगर फेक नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ने कि मुझे कहां से तो ये प्राप्त हुई है और ये मैं इनको सही क्यों मानता हूं, ये गलत क्यों नहीं है। इन सारी बातों को लेकर अगर रिपोर्ट दर्ज करेगी, ये एक प्रश्न है जिसका जवाब निश्चित रूप से, क्योंकि एसओजी ने पहले दिन रिपोर्ट दर्ज की, दूसरे दिन छापे मारने। लेकिन जैन साहब, इसमें एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला, इसको सीधे एसीबी में जाना चाहिए था, एसओजी जांच कराने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, और इसे देशद्रोह के मामले के तौर पे देखा जा रहा है, वो दर्ज किया जा रहा है, जो भी वो भी नहीं बनता है। और अगर ऐसे कुछ गलत तरीके अगर सरकार की तरफ से भी इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ, तो उसके अगेंस्ट भी तो कुछ होगा, कुछ किया जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे चाहिए कि जो भी पीड़ित हैं, क्योंकि एक एफआईआर में गजेंद्र सिंह नाम आ रहा है, दूसरी एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। एक एफआईआर में गजेंद्र सिंह, भंवरलाल और संजय जैन का नाम आ रहा है, गिरधारी मैया का नाम आ रहा है, दूसरी एफआईआर में कोई नाम नहीं है। तो ये मामला है, पर मुझे ताज्जुब है कि जो पीड़ित हैं उनको इसको न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए कि ये एफआईआर का कम से कम 124 में कैसे, और उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया, रिमांड भी लिया जा रहा है, और ये तो एक बहुत ही अजीब सा तमाशा हो रहा है। कानून का दुरुपयोग निश्चित रूप से हो रहा है। निश्चित रूप से लेन देन, खरोद फरोख्त कहते हैं, हिंदुस्तान में 5 सांसद सदस्यों को सजा हुई है इस मामले में लेकर। अमर सिंह जेल के अंदर रह के आए इस मामले में, सांसदों की खरीद फरोख्त के मामले में, परंतु मामला भ्रष्टाचार का है, मामला देशद्रोह का नहीं है। अगर आप किसी को एमएलए को पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे आप देशद्रोही नहीं हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है जो दुरुपयोग किया गया। बिल्कुल ध्रुव गुप्ता जी, बिल्कुल बहुत चीजें स्पष्ट की यहाँ पर जैन साहब ने कि किस तरह से ये मामला देशद्रोह का नहीं, ये एसीबी के अंतर्गत आना चाहिए, भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन पहले भी ये होता रहा है, अभी भी होता है, अभी बहुत ज्यादा होता है। भले ही लोग कहे कोई खरीद फरोख्त हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी इधर से उधर बिना फायदे के नहीं जा सकता है, कोई भी विधायक। अब जो दल बदल कानून की बात कही जाती है, क्या उसे और मजबूत करने की जरूरत है या उसका मिसयूज हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है कि लोग कभी भी कोई भी इसे दल बदल कानून के तहत मान लेता है, कभी कोई नहीं मानता है, कभी कोई भी उठ के आके कोई भी याचिका लगा देता है और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। कुछ तो सख्त नियम होंगे, या आप मानते हैं कि नियम सख्त है लेकिन पालना उस हिसाब से नहीं हो पाती? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे कानून कितने भी आ जाएं, हमेशा लूपहोल कानून में कहीं ना कहीं निकल के आते ही आते हैं सामने। कई बार इनफैक्ट जो हमारा शेड्यूल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस शेड्यूल 10 में भी अमेंडमेंट आया है। प्लस इनफैक्ट जब ये शेड्यूल 10 शुरुआत में इनकॉर्पोरेट हुआ था, तब उसमें एक 21C करके एक प्रोविजन ऐड किया था। 21C कॉन्टेम्पलेट किया था ये प्रोविजन ऐड किया जाए, जो कि ये बोलता है अगर पार्टी खुद अपने मेंबर्स को एविक्ट कर दें पार्टी से, तो दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। जब आखिरकार शेड्यूल 10 को इनकॉर्पोरेट किया गया, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जोड़ा गया, तब ये 21C उसमें से हटा दिया। तो ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्विंग है अपने समय के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार अगर कोई लूपहोल समझ में आते हैं, कमियां समझ में आती हैं, तो इसको भी अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब जो जहाँ तक बात है लूपहोल की, क्या इसमें क्या कमियां हैं, जैसा कि हमने कुमार स्वामी सरकार के समय पे भी ये देखी थी लूपहोल, और ये अभी भी सामने आता है, वो है कि भले ही पार्टी में आप अपनी, भले ही मेंबर्स अपनी पार्टी की मेंबरशिप रेलिंक्विश कर दें, उसको ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन मानते हैं, पर अगर कोई मेंबर अपनी मेंबरशिप एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अपनी मेंबरशिप रेलिंक्विश करता है या उसको वॉलंटरली गिव अप करता है, उसके ऊपर हमारा संविधान और इंक्लूडिंग शेड्यूल 10 एब्सोल्युटली क्वाइट है। तो उस चीज़ के अंदर जहाँ तक जिक्र आता है अमेंडमेंट का, वहाँ पे एक अमेंडमेंट आया जा सकता है। दूसरी बात है, जब शुरुआत में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था संविधान में, तब शेड्यूल 10 के साथ साथ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो डिस्क्वालीफाई करता था मेंबर्स को मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट लेने से आफ्टर डिफेक्शन। समय के साथ ये समझ में आया कि ये भी कमी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी के साथ साथ 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक और अमेंडमेंट किया गया, ये बताने के लिए कि अगर आप डिफेक्ट करते हैं तो आप यू विल ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड टू अ मिनिस्टीरियल पोस्ट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसने लिमिट किया था ओनली टिल द टाइम ऑफ री इलेक्शन और टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिमेनिंग टेन्योर। इस डिस्क्वालिफिकेशन को भी अमेंड करने की जरूरत है, इस डिस्क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहिए, 5 साल करना चाहिए, तो ये काफी प्रपोजल है। बिल्कुल, इसी पे चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।
हम जब शुक्रवार को चर्चा करें तो उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमने कुछ भी ऐसे खिलाफ जाकर नहीं किया, हम अपनी बात रख रहे हैं, अपने पार्टी में रहकर अगर नाराजगी है तो व्यक्त करने का अधिकार हमारा है। लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात कही कि ये स्पीकर द्वारा जो दिया गया नोटिस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। अब एक तो कोई गलत है। देखिए, आज का जो निर्णय पे अभिषेक मनु सिंघवी जी जिस पे रिलायंस कर रहे हैं, उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में यही बोला गया था। उसमें भी नोटिस के खिलाफ जब हाईकोर्ट के सामने याचिका फाइल करी गई थी, तब कोर्ट ने यही बात बोली थी कि अभी तक कोई निर्णय स्पीकर ने नहीं लिया है, ये बहुत प्रीमेच्योर है, इस स्टेज पे हमारा इंटरफेयर करना सही नहीं है। इसी कारण कोर्ट ने उस टाइम पे रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, याचिका को डिसमिस कर दी और बोला कि इस प्रीमेच्योर स्टेज पे निर्णय लेना सही नहीं है। जहां तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, किहोता होलो एंड जाकिउलू, जो कि फंडामेंटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एंटी डिफेक्शन पे, और दूसरा केस जो एक लैंडमार्क केस है अपने आप में 9 जजों सुप्रीम कोर्ट बेंच का, SR बमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दोनों जजमेंट्स में क्लियरली बात बोली हुई है कि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनके पास एक्सक्लूसिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है। वैसे भी संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि 19(1)(a) में फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जहां तक कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको जो इम्यूनिटी एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मिलते हैं आर्टिकल 194 में, उसमें आर्टिकल 194 के पैरा 1 में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात बोली गई है कि इन लेजिस्लेटिव मेंबर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है विद इन द लेजिस्लेचर इटसेल्फ। दिस प्रोविजन हैज आल्सो बीन इंटरप्रेटेड टू मीन कि ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। दिस इज आल्सो सब्जेक्ट टू द ओवरऑल पार्टी आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज, और मेंबर्स कैन नॉट बी सीन टू बी डेप्रिकेटिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्टी और ब्रिंगिंग डाउन द पार्टी इन पब्लिक। ठीक, लेकिन एक और बात यहाँ पर कही गई धर्मवीर टोलिया जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो इन्होंने रखी, लेकिन साथ ही कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन का जब तक आदेश नहीं आता तब तक कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती। अब वो तो आया नहीं है, तो इस क्या यही वजह कि इसे प्रीमेच्योर माना जा रहा है इस याचिका को? देखिए, हर जल्दबाजी है या इस स्टेज पे तो ये याचिका नहीं लगानी चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति को अपने राइट के लिए किसी भी तरह के मामले को लेकर किसी भी न्यायालय के अंदर जहां विधि के अनुसार उसको परमिट करता है, याचिका दायर कर सकता है। माननीय न्यायालय निर्णय करेगा कि वेदर दिस रिट पिटीशन इज प्रीमेच्योर स्टेज और नॉट, तो इसलिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि कोई रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। अब रही बात प्रीमेच्योर की, आप नोटिस जारी करें, नोटिस पे भी मैं विधानसभा की प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, और इंक्वायरी की मैटर्स होते हैं, डी के मैटर होते हैं, एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं किसी अधिकारी से, वो भी एक नोटिस की श्रेणी में आता है। और लोग कोर्ट में आते हैं, रिश्ते मिले, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं मिले। ये तय करना कि ये प्री मैच्योर परव्यू में आती है या नहीं आती है, ये माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा। और मेरे हिसाब से ये प्री मैच्योर नहीं हो, क्योंकि ये जो नोटिस जारी किया गया है ये विप को देखते हुए जारी किया गया है कि इन लोगों ने विप के अगेंस्ट में जाके इस तरह से गवर्नमेंट के विरुद्ध में ये किया, बैठक में शामिल नहीं हुए। तो मेरा ये मानना है कि विप की परव्यू में नहीं आता है, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है। ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, क्या रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाए या नहीं दी जाए? इस नोटिस को प्राय में ऐसे ही अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसा, क्योंकि हमने नोटिस को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कि रीजनेबल टाइम जो 7 डेज का प्रोविजन है वो इस नोटिस में नहीं दिया गया है। इसलिए ये लोग चैलेंज कर सकते हैं कि साहब हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया है, इसके अंदर एज पर लॉ नहीं दिया गया है। दूसरा मेरा ये कहना है कि साहब डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन 2 तरह से होती है। नंबर 1, स्वयं त्याग दे, अनसाउंड माइंड हो, दिवालिया घोषित हो जाए, या मान लीजिए किसी विदेश की नागरिकता हासिल कर ले। और दूसरा प्रोविजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये है जो अभी चल रहा है, ब्रंट इशू है, करंट इशू है, कि साहब पार्टी के विप के अगेंस्ट कॉन्ट्री जाके कोई लेजिस्लेटर काम करे। इसके अंदर अभी तक ऐसा कहीं भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि अगेंस्ट द विप कोई कार्य किया गया है। आज मैं मेरे घर के अंदर मान लीजिए या किसी के घर के अंदर भी फैमिली का कोई मेंबर अपनी आवाज़ को रेज करता है कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो,
ये गलत है, तो उसको कहने का अधिकार है। डिसीजन हेड ऑफ द फैमिली करेगा कि भाई नहीं ये गलत है कि नहीं है। क्या उसने अपनी आवाज़ उठा दी तो क्या उसको घर से निकाल देंगे? ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इस इशू के अंदर मेरा ये मानना है माननीय न्यायालय का डिसीजन आएगा आज, वो तय करेगा कि क्या ये प्रीमेच्योर है या नहीं है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन के परव्यू में आते हैं या नहीं आते हैं। अब इसमें आगे ये देखना है कि साहब ये करेंगे साहब पहले डिसीजन शो कोज नोटिस के ऊपर साहब कोई डिसीजन नहीं है अभी तक। हर जजमेंट में, चाहे बम्बई का जजमेंट ले लो आप, चाहे आप तिलक का ले लो, अभी लेटेस्ट शिवराज जी पाटिल का ले लो, कर्नाटका वाला ले लो, स्लाइटली कहीं एक दो लाइन लिखी हुई होंगी, लेकिन इस तरह का इश्यू नहीं आया कि नोटिस जारी करते ही इमीडिएटली रिट फाइल कर दी गई हो कि ये नोटिस हमें गलत जारी किया गया है, हम डिस्क्वालिफिकेशन के परव्यू में नहीं आते हैं। तो इसलिए इस स्टेज में कहना कि नहीं साहब ये चैलेंज नहीं कर सकते, ये मेंटेनेबल नहीं है, नहीं साहब हर व्यक्ति इसी को नहीं अपने राइट कोर्ट खारिज कर दे अगर नहीं है तो। ये तो राइट्स थी कि आपको जब जिस स्टेज पे लगेगा कि आपको कोर्ट की शरण लेनी है, आपको कोर्ट पहुंचना है और अपने खुद को न्याय दिलाना है, तो कभी भी पहुंच सकते हैं। उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ तभी आप जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 है, मैं इसके साथ में एक और ऐड करता हूँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ कर्टेल करोगे आप? वहाँ करोगे कि आप मान लीजिए कोई ऐसा भाषण देते हैं या ऐसी बात करते हैं जो देशद्रोह की सीमा में आ रहा हो, कैटेगरी में आ रहा हो, या आप इस तरह की कोई बात कहते हो जो सरकार के लिए आँच आती हो। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह का इन्होंने ऐसा अभी तक जो न्यूज़पेपर से जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो। अपने आदमी बोलने का अधिकार है, दम घुट के नहीं जी सकता। तो मेरा ये कहना है कि ये अभी तक मामला विचाराधीन है और प्रीमेच्योर नहीं है। बिल्कुल। एके जैन सर, अहम तो ये कि आज सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी और कल शाम 5 बजे तक कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्यवाही नहीं करेंगे यहाँ पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, ये तो साफ कर दिया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से सुनवाई जारी है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन हम अगर दोनों ही एंगल पे देखें, अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वैसे तो बात की जा रही, फैसला जब भी आएगा तो क्या एक्शन लिया जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचनी है तो क्या इसके बावजूद भी कोई एक्शन स्पीकर नहीं ले सकते हैं अगर यहां से फैसला आ जाता है तो? देखिए, जहां तक अगर मामला पायलट ग्रुप के पक्ष में नहीं आता है और पायलट ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाता है तो स्पीकर पर कोई रोक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक उस मामले पर स्टे नहीं करे, कोई स्थगन आदेश पारित नहीं करे, तब तक वो कार्रवाई करने से रुके हुए। अभी भी स्पीकर पर कोई स्टे हाईकोर्ट ने नहीं दिया था। स्पीकर ने स्वेच्छा से हाईकोर्ट के अंदर ये कहा था कि भाई न्यायपालिका का सम्मान करते हुए मैं इस मामले पर आदेश पारित नहीं करूंगा मंगलवार की शाम 5 बजे तक, जब तक आप इसको तय करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आदेश अगर आज विपरीत भी पारित हो जाता है, या तो स्पीकर की पावर पर रोक नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं कर दे। दूसरी चीज, जैसा कि ठोलिया जी ने कहा कि अभी तक ये इशू क्योंकि सारा इसमें इशू लिखा कुछ और गया है और आर्ग्यूमेंट जो कवर किए गए हैं मुकुल रोहत जी ने भी और हरीश साल्वे में भी, उनका ये कहना है कि स्पीकर को सदन के बाहर की कार्रवाई पर धारा 2A ऑफ 10th शेड्यूल के अधीन कार्रवाई करना या नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये नोटिस इटसेल्फ ही अपनी शक्तियों से बाहर जाकर दिया हुआ है, अवैध है, और इस आधार पर इसको वो अवैध घोषित करवाना चाहते हैं। और दूसरा 2A को वो अवैध घोषित करवाना चाह रहे हैं कि जब तक सदन की कार्रवाई में कोई काम नहीं हुआ हो तब तक डिस्क्वालिफिकेशन ये नहीं माना जाए कि ये लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, ये किया। अब ये कोर्ट को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पर पुराने जो भी उदाहरण है, जैसे सारी बात आ रही है उसमें कुछ मामले कुछ मामले सदन के अंदर हुए थे, कुछ मामले सदन के बाहर हुए थे। तो ये अभी तक कहीं क्लियर नहीं किया कि स्पीकर की जो टेरिटोरियल लिमिट जिसे हम कह सकते हैं वो कहाँ जाकर रुकती है। क्या सदन के बाहर किए गए कृत्य के लिए भी, जैसे कि प्रिविलेज को वायलेशन ऑफ प्रिविलेज की शक्तियां स्पीकर को प्राप्त हैं, वैसी ही क्या दल बदल कानून में भी प्राप्त हैं, या दल बदल कानून में स्पीकर की शक्तियां सिर्फ सदन के अंदर
या सदन से संबंधित कार्य से ही रह जाती हैं। क्योंकि ये भी सही है कि मान लीजिए कोई, क्योंकि यहाँ एक शुरू में ये शोर किया गया था कि विप के वायलेशन को आधार बनाया गया है। हालांकि याचिका में विप के वायलेशन को इतना बड़ा आधार नहीं बनाया गया है, क्योंकि विप के तो जो सेक्शन 2(1)(b) है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि विप का यानी कि पार्टी के आदेश के विपरीत वोट करे या वोट देने से विरत रहे, तब विप लागू होता है। सदन के बाहर कहीं मीटिंग में उपस्थित लेकिन हाँ बिल्कुल जैन सर, और ये बात बार बार आ रही है कि विप कब लागू होता है, क्या उसका क्राइटेरिया, पूरा नियम है, उसके अगर अगेंस्ट होता तो ये माना नहीं जाएगा। लेकिन इसी को लेकर चर्चा भी जारी। लेकिन दो बातें हैं, एक तो सचिन पायलट समेत जो 19 विधायक है जो बागी हुए, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, ये खिलाफ गए सरकार के, अलग जाकर बैठ गए, सामने आके कुछ कहा नहीं, कुछ ट्वीट जरूर अगेंस्ट में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, हम कांग्रेस ही हैं, हम कांग्रेस में ही हैं। इस तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने नियम विरुद्ध किया, विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था, वो शामिल नहीं हुए, इसलिए ये व्हिप जारी किया गया, नोटिस दिया गया है और इसका इनको जवाब देना था। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी आने को तैयार है, हमारे साथ हैं, तो परिवार के सदस्य हैं, आ सकते हैं, हम सब साथ हैं। ये दोनों तरह की बातें, तो ये तो कहीं साबित होता नहीं कि ये पार्टी से अलग हो गए हैं या इन्होंने फैसला कर लिया है दल बदलने का। देखिए, इस मामले में ये भी एक कंट्राडिक्शन है जी। एक और तो जो मुख्य सचेतक हैं वो अपनी पिटीशन में ये लिखते हैं कि ये लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, अर्थात अब ये पार्टी के अंदर नहीं रहे, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि दूसरी पार्टी में शामिल होना जरूरी नहीं है, पार्टी छोड़ना ही पर्याप्त है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो चाहे आपने बिल्कुल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पिताजी हम बार बार कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि विधायकों को जहां बीजेपी की हरियाणा में सरकार है वहां उनको डरा के, धमका के, दबा के और जिस रूप में भाजपा रख रही है वहां से हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। अभी भी हमारे 7-8 विधायक वहां से निकलने हैं और बहुमत की टेंशन नहीं है। बहुमत हमारे पास 106 तो सीधे ही दिख रहे हैं, 106 का जो हमारे समर्थन है वो सामने दिख रहा है। लेकिन जिस रूप में बीजेपी ने ये ऐसा कृत्य किया, एक चुनी हुई सरकार के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा और जिस तरह के प्लान इन्होंने की, लेकिन इन प्लान में इनका फेल होने का एक कारण है कि यहाँ जो राजस्थान की वीर भूमि है उसमें सरकार का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहे हैं, जो सारी सूझबूझ रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं। चलिए ठीक है, ये सब बातें मान लेते हैं आपके। लेकिन सुरेश जी, ये गए तो सब अपनी मर्जी से थे ना, कोई उठा के तो ले नहीं गया था, अपनी मर्जी से वो गए, फिर कैसे दबाव की बात कह रहे हैं? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जहां सरकार ईडी का डर दिखाए, आपको पता नहीं है जब नोटिस दिए दूसरे दिन छापे क्यों डले? यानी ये सब डर से गए, डले, ये सब डर से गए, मुख्यमंत्री जी के नजदीक दिख रहे थे। मनीष तो जी, सरकार की जो प्लान है वो सामने नहीं। मनीष जी ये आप ये बता दो, डोली कूद के आएंगे, ये इनको पकड़ रखा था और ये डोली कूद के आए, ये बता दो। तो वो बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप ये जो कह रहे हो कि डरा के ले गए, लेकिन तुम्हारे चंगुल से बच के आए, पता कैसे है? ये वो बता देंगे 3 बजे कि तुम्हारे चंगुल से बच के आए। चंगुल क्या करेगा? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सुपड़ा साफ किया देश में बीजेपी ने, वो तो बीजेपी के खिलाफ ही रहने वाले हैं। अभी तो एक विधायक कीमती है। मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मनीष जी देखिए, केंद्र में भले ना हो, उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा नंबर्स में ना हो, लेकिन एक मिनट मनीष जी, यहाँ तो एक विधायक बहुत कीमती है। अब 2 विधायक में से एक तो पहले से थे, एक सचिन पायलट कैंप में थे, और एक विधायक कितना कीमती है, नंबर गेम तो आप लोग और बेहतर समझ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते केंद्र में कितनी है या कहाँ सरकार है? नहीं है, कोई मतलब नहीं। प्रदेश में 2 जरूर सीपीएम विधायक हैं और दोनों अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। जी, मैं इसीलिए श्वेता कह रहा हूँ कि 3 बजे ये पता चलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ। और सुरेश जी को पहले ही पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने अंदाजे से कहा, दोनों बातें ये इन्होंने कही वो इन्हीं के खिलाफ जाती है। इन्होंने कहा ईडी का डर दिखाया, एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। छापे नहीं डाले क्या? एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो बीटीपी का विधायक है, नहीं रहे हो क्या? जो बीटीपी का विधायक है वो कह रहा था मेरी गाड़ी से चाबी निकाल ली, बदतमीजी कर ली, मेरे घर में जाने नहीं दे रहे, पुलिस वाले मेरे पे दबाव बना रहे हैं। वो थोड़ी देर बाद आके दूसरे दिन वहां बैठ के कह रहा है कि मैं तो इनके साथ हूँ। तो ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? ये तो दिख ही रहा है। आप जो खुद आरोप लगा रहे हो उसी में खुद घिर रहे हो, क्योंकि पैसे तो आपने लेन देन की परंपरा रही है। बीजेपी का कोई भी जाहिर अभी तक नहीं हुआ है कि वो बीजेपी का कानून की पालना करने वाली विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। अगर सचिन पायलट जी पैसे दे रहे आ गया, हैं तो वो उनके समझ में आ रहे गया, 1.5 साल उनके समझ में आ गया। हमारे तो 2 ही गुट हैं, वो 1.5 साल जो सब्जी काट के ले गए हैं, बांट रहे हैं, आपके वो तो आप ही किए।
आप अरे आपके कितने गुट हैं? हनुमान जी भी आप में एक गुट है। अरे मैं चलिए, तो 7 गुट है, हमारे तो 2 हमारे ही तो हैं। 4 पहिए हैं, पहले इसीलिए तो गाड़ी आप- चलती पहले है। तो मैं तो खुद आप ही कोई कह रहा हूं, अगरबत्ती सवाल ये धूपबत्ती- नहीं है। अगरबत्ती गुट और धूपबत्ती जो भी करके है, कोई गंगा जल लेके वसुंधरा जी के लेकिन पास ये जाओ, कूद के आ पहले रहे तो हैं, उनको जा मना रहे के लाओ। हैं। और पहले आप- तो उनको मना के लाओ, भाई रूठे हैं आपके, उनको देखो, मना के लाओ। रूठे तो वो आपसे आप हैं। उनको उठा रहे हो जैसे आपने दो बार पहले- के चीफ मिनिस्टर हैं। पहले जाट इस पार्टी नेताओं को खड़ा चुन करने चुन वाले के- वसुंधरा जी उनको उठा के घर बैठा चुन दिया के आपने। टारगेट बनाया। आप में अब सम्मान- गुजर नेताओं को चुन चुन के आप टारगेट किसी भी बनाया। सीनियर फिर नेता का ब्राह्मण सम्मान चलिए नेताओं को मनीष जी, नहीं मनीष जी, करता इसी- है ही मनीष जी, नहीं। मनीष तो ये जी, चलिए अब वो बोल रहे हैं उनके, आप बोल रहे हैं उनके 2 गुट हैं, वो बोल रहे हैं आपके 4 से 6 गुट हैं। अब चलिए गुटबाजी को छोड़ते हैं हम। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्हें लेकर बार बार कांग्रेस से सवाल उठाती है कि वो फ्रंट में क्यों नहीं आ रही है, उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं रहा। हालांकि इसके बाद काफी दिनों के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया और साफ साफ बात रखी, क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे थे। लेकिन वो फ्रंट लाइन में क्यों मौजूद नहीं है, और उनकी नामौजूदगी ही यहाँ पर कांग्रेस को मौका दे रही है कि आप बीजेपी में फूट की बात कहना, गुटबाजी की बात कहना, वसुंधरा राजे का सबके साथ यहाँ पर ना होना। जी, वो तो अब हो ही गया। आपने खुद ने कहा कि वो हैं ही साथ। उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें आया भी है उनके पेज पर भी। उन्होंने सरकार से सवाल भी किए हैं कि कोरोना की चपेट में पूरा राजस्थान है, महिलाओं के अत्याचार में अग्रणी हो गया है, उसके बावजूद सरकार होटल में बैठी। कभी तो जनता की सोचो। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ स्क्रिप्टेड है वो स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री इनके हैं। इन्होंने खुद ने कहा कि हमारे अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री, आप भूलो मत। यानी क्या, तो 11 साल से जो तिगड़मबाज हैं, 11 साल से जो इस तरह की बातों में दक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए नहीं होगा। अगर और कोई होता तो वो विधायकों की चल जाती फिर भी, लेकिन वो चलने नहीं देंगे। इसलिए चाहे होटल में रखना पड़े, इसके तो दोनों चाहे दोनों SOG दोनों के मतलब मुकदमे निकलते हैं दर्ज सुरेश जी। नहीं, बीजेपी का मतलब सुरेश जी, आपका मतलब कुछ और था, लेकिन अब मनीष जी कुछ और कह रहे हैं, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए कि सही है। देखो मनीष जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, मनीष जी मेरे भाई हैं, पहले तो दिल पे हाथ रख लें। एक मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत जी हैं, जिससे राजस्थान का कांग्रेस का ही नहीं, कोई भी पीड़ित, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो कभी भी 24 घंटे में वो जब सोए हैं, उसके अलावा जब चाहे जब मिले। और एक इनके मुख्यमंत्री जी थे, उनसे ये पूछ लो कब मिल सकते थे। तो एक तो हिसाब इनको मैं बता दो, ऐसा सहज, ऐसा सहज, ऐसा सरल, ऐसा मुख्यमंत्री, ये मतलब भाग्य राजस्थान का सौभाग्यशाली है राजस्थान तो, जिसको अशोक गहलोत जी के रूप में मुख्यमंत्री मिला। ऐसा सहज व्यक्तित्व का धनी, जिनके अहंकार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, 3 बार पार्टी के अध्यक्ष बन गए, 2 बार राष्ट्रीय लेकिन एक और सुरेश जी, एक और सवाल उठ रहा है एसओजी को लेकर। सुरेश जी, एसओजी को लेकर चर्चा में भी ये बात आई थी, एसओजी का मिसयूज हो रहा है, यहाँ जरूर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खरीद फरोख्त बार बार ये कहा जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है तोड़ने गिराने की, विधायकों को अपने साथ लाने की। और कोई ये कहे कि सिर्फ विचारधारा के बल पर हम विधायक इधर से उधर चले जा रहे हैं या उनकी नहीं सुनी जा रही है इसलिए वो चले जा रहे हैं, तो ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक किसी का फायदा ना हो, कोई मुनाफा ना हो, कोई इतने बड़े कदम नहीं उठाता है। एसओजी का मिसयूज हो रहा है, ये भी एक आरोप। देखो सरिता जी, मैं आपको एक बात कहूँ, हम उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जो 135 साल पुरानी है, जिस विचारधारा ने देश को आज़ाद कराया। हम कानून की पालना करने वाले हैं। एक विचारधारा वो है जो पहले से शुरू से जन्म ही उसका तोड़ने के लिए है। उस आरएसएस की विचारधारा को लेकर आज बीजेपी आगे चल रही है। तोड़ने के लिए आज मैं कह रहा हूँ, नहीं आपने देश तोड़ने चलिए का इसी काम पे किया। ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी, आजादी दिला दी। मैं सुरेश कह रहा हूँ, जी, दुनिया जान रही है, अब आपको बहस कर चलिए ठीक है, आपकी बहुत पुरानी विचारधारा है। सुरेश जी बात सुनिए, देश जानना चाहता है। बात सुनिए, बात सुनिए। ठीक है, आपको पता है चाहता है एक विचारधारा ये है जो आजादी का विचारधारा ब्रेक आ गई है सर, विचारधारा ब्रेक आ गई। सुरेश जी, मनीष जी, एक मिनट, सुरेश जी बात सुनिए सर, सुरेश जी जवाब दे दीजिए। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं और चलिए इस वक्त यहाँ पर व्यक्त की जा रही थी अधिवक्ताओं द्वारा, दरवाजे पर ही मौजूदगी थी, उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी, उसे लेकर भी, और जो अंदर सुनवाई चल रही है उसे लेकर भी नाराजगी कुछ अधिवक्ताओं में है और वही बयां कर रहे थे यहाँ पर। हालांकि सुनवाई अंदर जारी है और इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं। जैन साहब, अभी जो इन्होंने कहा, कहना यही कि अंदर क्या चल रहा है, एंट्री नहीं दी जा रही है, और एक बात और जो सामने आती है कि क्या आम जन के लिए कोर्ट अलग है और क्या पैसे वालों के लिए कोर्ट की सुनवाई अलग है? ये कानून का पहला सिद्धांत है कि न्याय के सामने, अदालत के सामने सब लोग बराबर हैं।
दूसरा सिद्धांत है कि एवरी कोर्ट इज ओपन कोर्ट, अर्थात न्यायालय खुला हुआ है। जैसे कुछ महिलाओं के या बच्चों के मामले को लेकर अलावा सारे न्यायालयों को खुला रखना आवश्यक है, परंतु उसके नियम के धज्जे उड़ाते आज एक बंद न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। निश्चित रूप से जो हमारे साथी अभिभाषक कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जब कोर्ट ओपन है तो कुछ लोगों के लिए ही क्यों खोली गई है, और यदि आपको लगता है कि वहाँ व्यवस्था नहीं की जा सकती तो आप बाहर स्क्रीन लगाइए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस ओपन कोर्ट को क्लोज कोर्ट में बदल देना अपने आप में गलत बात है। तीसरी बात भी सही है क्योंकि इसमें एक विधिक प्रश्न उठा है कि सेक्शन 2A ऑफ 10वां शेड्यूल जो है, जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है पार्टी छोड़ने पर, वो विधि सम्मत है अथवा नहीं। जब एक विधिक प्रश्न ऐसा उठ गया जो पूरे देश को या पूरे देश को प्रभावित करता है तो इसमें इसके अगर इस प्रश्न को ये एडमिट करते हैं तो इनको ओपनली डिबेट इनवाइट करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति, ये कानूनी मुद्दा है, इसमें जो भी अपनी बात कहना चाहे वो कोर्ट के अंदर आके रख सकता है। कोर्ट को सारी बातें सुनने से पहले इस बात को तय करना चाहिए था कि ये जो विधिक प्रश्न उठाया है ये उठने लायक है अथवा नहीं है, और उसके बाद बाकी मुद्दों पर सुनवाई करनी चाहिए थी। तो यदि आप एक विधिक प्रश्न पर सुनवाई कर रहे हैं जो बाई एंड लार्ज पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, जो सिर्फ दो पक्षकारों के बीच का नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की भी जिम्मेदारी थी कि वो सभी लोगों को सुनने का मौका दे। क्योंकि कई बार होता है जब कोई क्वेश्चन रेफर होता है तो बार को नोटिस जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ से कि जो भी अपनी बात कहना चाहे इसकी वैधानिकता के बारे में आके कह सकता है। तो निश्चित रूप से कम इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि हमारी न्यायपालिका दो भागों में बटी हुई है, गरीबों के लिए अलग है और अमीर और बड़े आदमियों के लिए अलग। और अगर ये ओपन रहता तो शायद ये सवाल नहीं उठते, सब अगर इसमें शामिल हो सकते और देख सकते तो शायद ये सवाल नहीं उठते, क्योंकि जब खुद अधिवक्ता ही इस तरह के सुनवाई पर या कार्रवाई पर, और क्योंकि न्यायालय में भरोसा सबका है और उस पर सवाल उठने लगे तो आम जन के भी मन में संशय जरूर इस तरह के मामलों को लेकर आ जाता है। चलिए चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि सुनवाई भी जारी है, फैसला आ जाता है या फिर आगे आने वाले वक्त में आता है, क्या इसे बढ़ाया जाता है कल तक के लिए या फिर आज फुल एंड फाइनल इस सुनवाई को लेकर फैसला आ जाएगा, इंतजार सभी को है। तस्वीरें और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।